नमस्कार। बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं भवानी सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरा आज का वीडियो कक्षा 9 में विज्ञान विषय से संबंधित है और अभी जो वीडियो आप देख रहे होंगे उनमें इससे पूर्व के वीडियो में भी आपने गति के समीकरणों की बात अभी हम कर रहे हैं। तो वेग समय स्थिति से संबंधित जो आज का समीकरण है उसकी बात हम करेंगे। इससे पहले हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से संबंधित वीडियो आपके जानकारी में डाले, आपको प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो में आज हम गति के तीसरे समीकरण की बात करेंगे, क्योंकि वेग स्थिति संबंध जो है वो गति के तीसरे समीकरण से संबंधित होता है। तो सबसे पहले वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, वस्तु के द्वारा जो तय किया जाता है उसको हम ग्राफ के द्वारा व्यक्त करें तो ये ग्राफ है ओ ए डी सी। तो ओ ए बी डी सी ये एक रचना हमें ग्राफ के द्वारा प्राप्त हुई है। आप सब जानते हैं ये रचना क्या है, किस नाम से जानी जाती है। सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। निश्चित रूप से आप उत्तर पे पहुंच गए होंगे कि ये रचना एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इससे पहले के वीडियो आपने किसी ने मेरे देखे होंगे तो उनमें इनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया था। इसलिए समलंब चतुर्भुज से संबंधित ये वीडियो आपके सामने है। तो समलंब चतुर्भुज ये है। पिछले वीडियो में हमने इस समलंब चतुर्भुज के दो भाग कर दिए थे। एक भाग आयत था, दूसरा त्रिभुज था। आयत और त्रिभुज के द्वारा हमने इसके क्षेत्रफल की गणना की थी। आज हम इसको आयत और त्रिभुज में डिवाइड नहीं करके डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र के द्वारा ही हम इसकी गणना करेंगे और गति के तृतीय समीकरण को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण जो है उसका परिकलन करने का प्रयत्न हमारे द्वारा किया जाएगा। तो उसी में हम जो वेग समय स्थिति जो है इसके लिए हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण ए से, यानी त्वरण जो है उसका मान हमने एक समान मान लिया है। तो एक समान त्वरण ए से टी समय में तय की गई दूरी जो है उसको हम एस को हमने ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज जो ये दिखा रखा हमने समलंब चतुर्भुज, यानी ये जो रचना है हमारी, ये है हमारी समलंब चतुर्भुज। इस समलंब चतुर्भुज के द्वारा ओ ए बी सी, यानी जो समलंब चतुर्भुज हमारा ओ ए बी सी, इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। यानी ओ ए बी सी ये एक समलंब चतुर्भुज है और इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया है उस क्षेत्रफल के द्वारा हम इस समलंब चतुर्भुज को दर्शा रहे हैं। देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आप सब जानते हो कि भुजाएं जो होंगी ओ ए प्लस बी सी, यानी एक भुजा है हमारी ओ ए और दूसरी भुजा है बी सी। तो दोनों भुजाओं का योग, यानी समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका सूत्र होता है भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, भुजाओं का वेग और भुजाओं के, अब इन भुजाओं के बीच का योग। तो समलंब चतुर्भुज में आप देखोगे कि आमने सामने की भुजाएं और उन भुजाओं के बीच की दूरी ये समलंब चतुर्भुज के सूत्र में हमें प्रयुक्त होती है। तो समलंब चतुर्भुज जो है उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, जो ये दूरी है ये भुजा है, एक भुजा है बी सी, दूसरी भुजा है ओ ई, इन भुजा ओ ए, दूसरी भुजा है ओ ए और इन भुजाओं के
बटे 2, ये हमारा सूत्र हो गया। इसलिए सूत्र जो बनेगा हमारा वो बनेगा OA प्लस BC, यानी ये OA, ये भुजा OA है, ध्यान से समझना, ये भुजा OA है और ये भुजा आपकी BC है। तो OA प्लस BC और इनके बीच की दूरी जो है वो है OC। तो ये बीच की दूरी जो है वो OC है, तो इंटू OC बटे 2, ये हमारे समलंब चतुर्भुज का सूत्र हो गया। अब आगे की बात अगर हम करें तो OA का मान जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा U। इस OA का मान क्या रखेंगे हम? U, क्योंकि ये OA जो है, इस OA को यहाँ दर्शाया जा रहा है तो वो U के बराबर है। OA बराबर U। BC जो दूरी हमारी, ये दूरी पहले ही V के रूप में यहाँ व्यक्त की गई है, तो ये पूरी दूरी जो है वो दूरी हमारी होती है V। इस पूरी दूरी को हम V से व्यक्त करेंगे। OA हमारी दूरी जो है वो U है, BC जो दूरी है उसको हम V से व्यक्त करते हैं और OC जो दूरी है हमारी वो T से व्यक्त की गई है। ये मान हम इसमें रखेंगे, यानी इन मानों को हम सूत्र के भीतर रखेंगे। तो देखिए OA के स्थान पर रखेंगे हम U, तो यहाँ S के बराबर है ये सब, तो ये सब S बराबर है, तो OA के स्थान पर हमने रख दिया U, ये OA के स्थान पर U रख दिया, प्लस का निशान है। BC का मान हमने यहाँ से देखा तो BC का मान क्या आ रहा है? V, तो BC का मान रख दिया हमने V। और ये दोनों राशियां U प्लस V जो है, ये दोनों राशियां जो है ये इससे क्या हो रही है? इंटू हो रही है, ठीक है ना। तो हम इसको चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि ये इससे इंटू होगी, तो U प्लस BT इसका मान प्राप्त हो गया। तो OA प्लस BC इंटू T जो है इसका मान हो गया बटे 2 हो गया। ये मान हमें इसमें प्राप्त हो गया। परंतु वेग समय संबंध जो हमने पहले देखा, जो गति का पहला समीकरण है, उस गति के पहले समीकरण से, जिसको हम वेग समय संबंध कहते हैं, गति का प्रथम समीकरण वेग समय संबंध के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हमारे पास जो सूत्र प्राप्त हुआ था वो सूत्र प्राप्त हुआ था V बराबर, वो जो सूत्र प्राप्त हुआ था हमें, वो प्राप्त हुआ था V बराबर U प्लस AT। ये जो सूत्र प्राप्त हुआ था ये बाद में प्राप्त हुआ था। पहले हमने देखा था कि हमारा जो समीकरण था वो था A बराबर V माइनस U बटे T। ये जो एक त्वरण का सूत्र होता है हमारा, एक त्वरण का जो सूत्र था, उस सूत्र से हम इस मान को निकाल सकते हैं। तो त्वरण के सूत्र से हम इस मान को निकाल सकते हैं। तो देखिए त्वरण का सूत्र होगा तो A बराबर V माइनस U बटे क्या हो गया? T। तो देखिए इस T को यहाँ ले आएंगे तो A यहाँ आ जाएगा, तो T बराबर हो जाएगा V माइनस U बटे A। बताइए जानकारी में है कि नहीं है? T बराबर क्या हो जाएगा? V माइनस U बटे A। सबके ध्यान आ गया? T बराबर हो जाएगा V माइनस U बटे A। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या है क्या? तो T बराबर V माइनस U बटे A हो गया, ठीक है। अब देखिए T बराबर V माइनस U जो ये सूत्र हुआ, इस T बराबर V माइनस U बटे A को हम चेंज करके लिख सकते हैं। A बराबर V माइनस U बटे T को चेंज करके हमने लिखा T बराबर V माइनस U बटे A। ये हमारा जो सूत्र हुआ, ये सूत्र। अब इसके बाद इन दोनों सूत्रों को, यानी इन दोनों समीकरणों को हम आपस में मिलाएंगे। तो S बराबर देखो V प्लस U इंटू V माइनस U बटे 2A प्राप्त होगा जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे, क्योंकि T के स्थान पर में जो T है उस T के स्थान पर मैं V माइनस U बटे A लिखूंगा।
तो v माइनस यू बटे टी तो आ गया टी के स्थान पर, और ये जो दोनों हैं इनको आपस में मिलाएंगे तो ये हो गया v प्लस यू, और दो नीचे के नीचे हैं इस वजह से 2a। इस प्रकार से ये हमें जो इस t का मान इस सूत्र में रखना है, तो t का मान जब इस सूत्र में रखूंगा तो u के स्थान पे u आ गया प्लस v, तो v के स्थान पे ये आ गया इंटू t। ये जो t है इस t का मान हम v माइनस यू बटे a के रूप में लिखेंगे। यानी इसको मैं यूं भी करके चेंज करके लिख सकता हूं कि u प्लस v इंटू टी, ऐसे करके भी इसको लिखा जा सकता है। अब हम t का मान इसमें रख रहे हैं v माइनस यू, और बटे आ जाएगा इसके a, यानी ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को अपन यूं रख सकते हैं कि u प्लस v बटे 2 इंटू टी की जगह ये मान आ जाएगा v माइनस यू बटे a। इन दोनों को जब हल करेंगे हम तो ये आ गया अपना u प्लस v इंटू वी माइनस यू, और नीचे के नीचे 2a क्या हो गया, गुणा हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये v प्लस यू ये मान आ गया इंटू वी माइनस यू ये मान आ गया बटे 2a ये मान आ गया। अब आपको पता है सर्व समीकरणाएं आपने पढ़ी होगी, तो उन सर्व समीकरणों के द्वारा अगर हम इनको हल करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 2as बराबर b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी वैल्यू जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 2as बराबर b माइनस यू स्क्वायर। इसको हमने b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लिख सकते हैं। अब हमने u का पक्षांतरण कर दिया, इस जगह हमने u का क्या कर दिया, पक्षांतरण। तो u का जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये u माइनस का u जब बराबर के उधर जाएगा तो बदल जाएगा प्लस के u में, तो v बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से गति का तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ। यानी यही गति का तृतीय समीकरण है। इसको हम गति का तृतीय समीकरण कहते हैं। यानी ये गति का तृतीय समीकरण के नाम से जाना जाएगा। यही गति का क्या है, तीसरा समीकरण है, तृतीय समीकरण है। तो देखिए इसको मैं एक बार बता देता हूं आपको पुनः जल्दी से, क्योंकि देखिए ये हमारा एक वेग आलेख का चित्र प्राप्त हुआ। इससे हम समलंब चतुर्भुज जो है हमारा OABC इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आमने सामने की भुजाओं का योग बटे भुजाओं के बीच की दूरी बटे 2, ये हमारा सूत्र है। OA प्लस BC इंटू OC बटे 2। हम OA की जगह U रखेंगे, BC की जगह P रखेंगे, OC की जगह हम T रखेंगे। ये मान यहाँ हमने रख दिए। तो देखो OA की जगह U रख दिया और BC की जगह हमने B रख दिया और OC की जगह T रख दिया बटे 2। ये हो गया हमारा। इसके बाद में गति के पहले समीकरण से हमने प्राप्त किया T बराबर B माइनस यू बटे A। ये वैल्यू इसकी रख दी T की हमने, इसकी वैल्यू रखते B प्लस यू इंटू बी माइनस यू बटे 2a हमें प्राप्त हो गया। इसको हम हल करेंगे तो इसको हल करने पर 2as बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ u को पक्षांतरण करके उधर लेके जाएंगे तो ये b स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। इसको हल करना आपको आता होगा क्योंकि ये सर्व समीकरण एक प्रकार से a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी का सर्व समीकरण जो आप निकालते हो उसका आधार पर इसको हल कर किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है, तो यहाँ b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि b प्लस यू और b माइनस यू को जब हल करेंगे सर्व समीकरण के रूप में तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये हमें प्राप्त हो गया 2a। जब इसको as को यहाँ से गुणा करेंगे तो 2as इधर गुणा हो जाएगा
तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको अगर हम हल करना चाहें तो देखिए ये प्राप्त हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। अब ये 2a से वर्गमूल हो जाएगा और ये 2a जब वर्गमूल होगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर हो गया 2as। इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसके बाद में ये यहाँ माइनस u जो है इसका पक्षांतर करने पर बदल जाएगा, तो प्लस के u में बदल जाएगा और ये प्लस के u में बदल जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इसके आधार पर आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या रहे तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9680733041 जो मोबाइल नंबर है जो पिछले वीडियो में मैंने बताए उन पे आप जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। आज के वीडियो में इतनी जानकारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।